चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंड लेक्चर में क्लास 12 के लिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव के जनन तंत्र में दो प्रकार के जनन तंत्र देखे जाते हैं। एक होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। मानव के अंदर जनन तंत्र का निर्माण मीजोडर्म के द्वारा किया जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा, जिसमें पहला है अपना नर जनन तंत्र जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। नर जनन तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक जनन और दूसरे होते हैं सहायक जनन। प्राथमिक जनन की बात करें तो प्राथमिक जनन में वृषण मानव यानी कि नर के अंदर मुख्य नर जननांग होता है जिसे हम वृषण या टेस्टिस के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है अपनी सहायक जननांग जो कि वृषण के साथ उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल्स है, जहां पे अपने वृषण उपस्थित होंगे। अधिवृषण जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। तीसरी संख्या होती है जिसे हम शुक्रवाहिनी या वासा कैस्ट्रेंटिया कहते हैं। चौथी होती है कृष्ण जिसे हम मैथुनान के नाम से जानते हैं और पेनिस भी कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे हम ग्रंथि। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम वृषण की संरचना का अध्ययन करें कि आखिर वृषण क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ ये उपस्थित होते हैं और इसकी संरचना किस प्रकार होगी और इसकी क्रियात्मक और समस्त इकाई क्या कहलाती है। तो वृषण जो होते हैं एक जोड़ी संरचनाएं होती हैं जो कि अंडाकार आकृति की होती हैं तथा लगभग 4 सेंटीमीटर मोटे, 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे। वृषण जो होते हैं लगभग 4 सेंटीमीटर मोटे, 2.5 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 10 से 15 ग्राम इनमें भार देखा जा सकता है। ये संरचनाएं होती हैं जो कि गुलाबी रंग की होती हैं और ये अंडाकार आकृति की होती हैं जो कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होती हैं। वृषण कोश में यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसे हम स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। तो वृषण कोश सबसे आउटर बाउंड्री होती है जिसे हमने रेड लाइन से नोट कर रखा है। यहाँ पे डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो ये डायग्राम में हमें वृषण की संरचना का नामांकित चित्र दे रखा है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ है स्क्रोटल सैक जिसे हम वृषण कोश कहते हैं और इसी के अंदर वृषण उपस्थित होते हैं जिसे हम मुख्य नर जनन के नाम से जानते हैं। ये एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक में उपस्थित अंडाकार संरचना होती है जिसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि रेता नलिकाएं कहलाती हैं। टेस्टिस वास्तव में कुछ भी नहीं है, रेता नलिकाओं का एक बंडल होता है, यानी कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला स्तर का बना हुआ एक नलिका रूपी संरचना होती है जो कि कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है, जिनकी संख्या एक लोग के अंदर 250 से 300 तक हो सकती है और इन्हें हम सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं के नाम से जानते हैं। तो रेता नलिकाओं के बंडल को ही हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के रहने वालों की बात करें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ होता है स्क्रोटल सैक जिसमें डाइटस मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि संकुचन करके वृषण को छोटा बड़ा आकार दे सकती हैं स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक में संकुचन करने के लिए डाइटस मसल्स होती हैं और ये वृषण को चारों ओर से कवर रखती हैं। इसके अंदर दो स्तरों का बना एक आवरण होता है जिसमें सबसे बाहर की तरफ होता है ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस वृषण की सबसे आउटर लेयर होती है जिसमें
पोषण देने का और संरचना देने का काम करती है। और दूसरे नंबर पर होती है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक स्तर, जो कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया में अनेक छोटे छोटे पट निकले होते हैं, यानी कि वृषण के अंदर गुहा में अंदर की ओर धंस करके उंगली समान प्रवर्धन निकालते हैं, एक पट बनाते हैं, छट्टा बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। यानी कि टेस्टुला के अंदर क्या करती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया उभारनुमा संरचना बना लेती है, और इन उभारनुमा संरचना को कहते हैं एक तरह के पट विकसित किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिकुला। और इन सिनेप्टिकुलाओं के बीच में पड़ी होती है रेता निकाय जिन्हें बोलते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि कुंडलिकार आकृति की से दिखाई दे सकते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है एक इरेक्ट बिल्कुल सीधी नलिका के द्वारा एक संरचना में होती है जिसे और नेटवर्क बना लेती है। नलिकाओं का एक जाल पड़ा रहता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या होती है, जितनी भी रेता नलिकाएं होती हैं वो संगठित रूप से एक जाल बना लेती हैं जहां पर अपने समस्त शुक्राणुओं को कलेक्ट किया जाता है। तो रेता नलिकाएं जो है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई रेता नलिकाएं कहलाती हैं, जो कि जिनका स्तर जनन उपकला स्तर बना होता है, जनन उपकला का बना होता है, और इसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रेता नलिकाओं में संपन्न होती है, जो कि वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। जैसे ये रेता नलिकाएं क्या करती हैं, संयुक्त रूप से एक जाल बनाती हैं टेस्टिस के अंदर जिसे बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से पतली पतली 7 से 8, 8 से 10 नलिकाएं निकल जाती हैं जिसे बोलते हैं वासा एफरेंटिया। वासा एफरेंटिया शुक्राणुओं को लेकर के एपिडिडाइमिस में लेकर के आती है। एपिडिडाइमिस में कुंडलित नलिका पड़ी होती है जिसके 3 सिरे होते हैं। एपिडिडाइमिस एक सहायक जननांग के रूप से जाना जाता है, और एपिडिडाइमिस जिसे हम अधिवृषण भी कहते हैं, इसका ऊपरी सिरा चौड़ा होता है जबकि निचला सिरा थोड़ा सकरा होता है। अतः हम कह सकते हैं एपिडिडाइमिस जो है वो कॉमा के आकार का दिखाई देता है, कॉमा के आकार का दिखाई देता है, जैसे कि अपना कॉमा होता है। तो इस तरह का हमको ये संरचना दिखाई देती है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में पतली ट्यूब कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है, नलिका पड़ी होती है, जिसका ऊपरी सिरा कहलाता है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, मध्य का भाग कहलाता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, निचला सबसे सकरा भाग कहलाता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस की जो वासा एफरेंटिया नलिका होती है ये आगे चल के एक नलिका में खुलती है जिसे बोलते हैं हम वासा डिफरेंटिया। तो जहां पर सेमिफेरस ट्यूब्यूल में जो बनने वाले शुक्राणु हैं वो बनने के बाद गमन करते हुए वासा डिफरेंटिया तक पहुंचते हैं। वासा डिफरेंटिया से होकर के ये पेनिस में पहुंचते हैं जहां पर यूरिनोजेनिटल ट्यूब पड़ी होती है, यानी कि मूत्र जनन वाहिनी पड़ी होती है, और ये मूत्र जनन वाहिनी में अपने शुक्राणुओं को सेलेक्ट कर देता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा एक बेसिक प्रवृत्ति का क्षारीय पदार्थ साबित किया जाता है, जो कि शुक्राणुओं के साथ एक तरल माध्यम देने का काम करता है। और टॉपर जो ग्रंथियां होती हैं वो सृष्टि के सबसे अंतिम सिरे पर अंदर की ओर उपस्थित होती हैं। नरों के अंदर मूत्रजन मार्ग की जो लंबाई है लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये हुआ एक बेसिक जानकारी नर जनन तंत्र के बारे में। अगर विस्तार से बात करें तो वृषण कोश के अंदर वृषण कोश की जो होती है वो लचीली होती है, ढीली पतली होती है, और इस पर कई सारे रोग लगे होते हैं, यानी कि रोग युक्त होती है, ठीक। और इसमें डार्टस मसल्स प्रेजेंट होती है। ये पेशी तंतुओं के एक तटनुमा गुच्छा वृषण कोश के अर्धभाग में उक्त क्षेत्र के वृषण कोश पेशी कहते हैं। दूसरी चीज अब बात करें वृषण की संरचना की, तो वृषण की संरचना में यहाँ पे देख सकते हैं कि वृषण की संरचना में सबसे बाहर की ओर पुष्पकोश है, दूसरी लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तीसरी ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो कि
टेस्टिस की गुहा में प्रवेश करके सेप्टम पट बनाती हैं और जिसे हम कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस। टेस्टिकुलर टेस्टिस के अंदर अनेक छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं जिनमें पड़ी होती है रेता नलिकाएं, और रेता नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जो ये जनन उपकला कोशिकाओं की बनी होती हैं, और ये आगे चलकर सम्मिलित रूप से एक नलिका में होती है, गुच्छा बना लेते हैं नलिकाओं का, जिसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से कई सारी वसा एफरेंटियां निकलती हैं, अपवाही नलिकाएं निकलती हैं, और ये अपवाही नलिकाएं सीधे शुक्राणुओं को लेकर के एपिडिडाइमिस में पहुंचती हैं, और एपिडाइमिस की वसा एफरेंटिया आगे चलकर वसा डिफरेंशिया में खुल जाती है, और वसा डिफरेंशिया को शुक्राणुओं को मूत्र जनन मार्ग में छोड़ देता है। तो ये है बेसिक संरचना। लेकिन वृषण की जो संरचना क्रियात्मक इकाई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और यही से मालूम चलता है कि शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं के अंदर किया जाता है। अब वो किस प्रकार होता है हम उसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाना होगा, और नामांकन चित्र में हम देख सकेंगे किस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि रेता नलिकाओं की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे से एक रेता नलिका का सेक्शन लिया और उसको हम डायग्राम में यहाँ पे जूम आउट यानी कि बड़ा करके अगर हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ होता है टर्मिनल एपिथेलियम। और इसे हम कहते हैं जनन उपकला स्थल। जनन उपकला स्थल में जनन दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है अपनी साइटोली सेल्स, जो कि विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, और साथ के साथ उनके द्वारा इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रीशन भी किया जाता है, जो कि एफएसएस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये स्तंभाकार बड़े आकार की कायिक कोशिकाएं होती हैं, जो कि विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, बड़े आकार की होती हैं, और इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, कई प्रकार की होती है। जिन्हें हम कहते हैं सर्टोरी सेल्स। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्मिनल सेल्स, यानी कि जनन कोशिकाएं। ये जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य करती हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नलिका की संरचना है, एक रेता नलिका की संरचना है, जो कि रेता नलिकाओं के बंडल से मिलकर के टेस्टिस का निर्माण होता है, वृषण का निर्माण होता है। इन्हें कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल। इस तरह ये संपूर्ण सतह पर बनाई जाएंगी। जो कि एक यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि खुद का अपना स्पष्ट केंद्र पाया जाता है। ये रेता नलिकाएं अन्य दूसरी रेता नलिकाओं के साथ जुड़ी रहेंगी। ये दूसरी रेता नलिकाएं हैं, ये साइड की दूसरी रेता नलिका है, इसके साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से ये भी रेता नलिका है, और इनमें से हमने केवल एक ही रेता नलिका को बनाया है, और उसमें हम शुक्राणुओं के निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपस में संयोजी ऊतक के बीच में भरा होता है, जिसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये एक रेता नलिका की संरचना है। तो ये रेता नलिका, ये रेता नलिका, ये रेता नलिका, ये रेता नलिका और ये रेता नलिका है, जिनमें से हमने एक रेता नलिका को बड़ा करके दे दिया। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है सोमेटिक प्रकार की सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं, जो कि एक प्रकार की कायिक कोशिका है, यानी कि सोमेटिक सेल्स। दूसरी होती है अपनी प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल, प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल। प्रीमोर्डिया कोशिका होती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं और सर्टोली सेल्स की अपनी द्विगुणित अवस्था में होती हैं, लेकिन ये जर्मिनल सेल हैं, जनन कोशिका, जबकि ये कायिक कोशिका है। इनका काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को सहारा तथा पोषण प्रदान करना। दूसरी चीज, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, पोषण प्रदान करने के साथ साथ इनके द्वारा एक इनहाइबिट प्रोटीन का भी सिक्रीशन किया जाता है, स्रावन किया जाता है, और ये प्रोटीन पिट्यूटरी द्वारा स्रावित एफएसएच की मात्रा का नियंत्रण करता है, जो कि एक इनहाइबिटर प्रोटीन है, संगमक प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। प्रीमोर्डियल जर्मिनल से आगे विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं। प्रीमोर्डियल जर्मिनल संस्कृति वाले होता है, और अगली जो कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं तथा इनका निर्माण प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल में समसूत्री वाले द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे चल के फिर द्वारा से समसूत्री वाले करती हैं और बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, जो कि विभाजन के कारण आकार में छोटी हो जाती हैं और आगे चल के वृद्धि अवस्था में प्रवेश करके फिर दोबारा से बड़े आकार की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। ये कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि द्विगुणित होती है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला अर्धसूत्री वायन करती हैं और इनमें अर्धसूत्री वायन होने से बनने वाली कोशिका कहलाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के स्पर्मेटिड कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ये कहलाएंगी अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं जो कि अवृद्ध होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं फिर दोबारा से अर्धसूत्री वृद्धि करती हैं और बदल जाती हैं स्पर्मेटेड कोशिका में। ये कहलाएंगी स्पर्मेटेड। और ये अवृत होती है। अब इनमें धीरे धीरे रूपांतरण होता है और रूपांतरण होने के बाद ये गतिशील शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। और फेटोली सेल से जुड़ करके पोषण ग्रहण करने का काम करती है। इस पर ये आपकी बेटा नलिका की संरचना और रेता नलिका कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हम कह सकते हैं कि रेता नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। होता क्या है, सबसे बाहर की लेयर होती है जिसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है कायिक प्रकार की, दूसरी होती है जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं बड़े के आकार की, स्तंभ आकार की तथा संख्या में कम होती हैं, जिन्हें बोलते हैं फेटोली सेल्स। और ये फेटोली सेल्स के द्वारा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है, जबकि जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स हैं वो आगे विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड में परिवर्तित होती हैं। और ये स्पर्मेटेड अपने आप में परिवर्तित करके गतिशील शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। और ये गतिशील शुक्राणु फेटोली सेल से पोषण प्रदान करती हैं और साथ ही साथ फेटोली सेल्स की तरह अतः ये इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। नर्स सेल्स पोषक कोशिकाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इनके द्वारा इनहेबिटेड प्रोटीन का सीक्रेशन किया जाता है, जिसे संगमन प्रोटीन कहते हैं, जो कि एफएसएच के स्रावन की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में एफएसएच की क्वांटिटी को नियंत्रित बनाए रखता है। दूसरी चीज, ये एक संयोजी ऊतक द्वारा अगर अन्य जो आसपास की जो रेता नलिका होती है उनके साथ जुड़ा रहता है और इनमें रक्त केशिकाएं उपस्थित होती हैं, ब्लड कैपिलरी उपस्थित होती हैं, यानी कि जीवित ऊतक होते हैं जिन्हें हम रक्त केशिकाएं कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक में बिखरे पड़े रहते हैं। साथ ही साथ इसमें तंत्रिकाएं भी उपस्थित होती हैं जो कि संवेदी प्रकार की होती हैं और ये तंत्रिकाएं सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य भी करती हैं। और तीसरे प्रकार की होती है जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन का स्राव किया जाता है, जिन्हें बोलते हैं लीडिंग सेल्स। तो ये हो गए अपने संयोजी ऊतक। ब्लड वेसिकल्स, ये हो गई आपकी नर्व सेल और ये हो गई आपकी लीडिंग सेल। ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लीडिंग सेल्स हैं इनके द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है और इसे नर जनन हार्मोन भी कहते हैं, नर जनन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि ह्यूमन की नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मुख्य भाग होता है वृषण, और वृषण की संरचना की क्रियात्मक इकाई होती है जिन्हें फैमिली कहते हैं, और यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण किया जाता है।